हेलो बच्चों। कल जो आपको पॉइंट पढ़ाया गया था वो कुछ न्यूमेरिकल्स कराए गए थे और एक एक्टिविटी 11.4 करा दी गई थी। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट होगा बच्चों, जो आपको पढ़ाना है आज पॉइंट, वो है आर्टिकल नंबर 11.2 ऊर्जा, एनर्जी। तो एक बार इसको समझ लीजिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। देखो, ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है, अर्थात वो कितना कार्य कर सकता है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं हम दैनिक जीवन में, सुबह से शाम तक अनेक कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अनेक ऊर्जा स्रोत प्रयुक्त होते हैं, बहुत सारे, परंतु इन ऊर्जाओं का जो मूल स्रोत मुख्यतः सूर्य है। भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जाओं का मूल स्रोत सूर्य ही है। अर्थात जितनी भी हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, इनका सबका जो सोर्स है वो सूर्य है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, क्रियाकलाप 11.5। देखो, इसका जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो क्या है? ऊर्जा के स्रोतों की सूची बनाइए, छोटे समूहों में विचार विमर्श कीजिए कि किस प्रकार ऊर्जा के कुछ स्रोत सूर्य के कारण हैं। क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं? तो जो इसका बच्चों परिणाम निकलता है, जो इसका रिजल्ट निकलता है, वो क्या है? ऊर्जा के स्रोत देखिए। सबसे पहले नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 बहती पवन, फिर है बहता जल, फिर है ज्वार भाटा, फिर है ज्वालामुखी, फिर नाभिकीय ऊर्जा है, फिर कोयला है, फिर डीजल है, फिर पेट्रोल है, फिर विद्युत ऊर्जा है। ये तो है ऊर्जा के स्रोत। और सूर्य के कारण जो ऊर्जा के स्रोत हैं वे कौन कौन से हैं इनमें? एक तो बहती पवन, एक बहता जल, एक ज्वालामुखी और एक ज्वार भाटा। ये सारे सूर्य के कारण होते हैं, अर्थात सूर्य नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो सूर्य के कारण नहीं हैं। मतलब ये वे स्रोत हैं जो सूर्य के कारण नहीं होते। एक तो पेट्रोल है जो कि धरती के अंदर से खोद करके निकाला जाता है, डीजल भी ऐसे ही निकाला जाता है, कोयला भी ऐसे ही निकाला जाता है, और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो कृत्रिम है। वो उसके लिए नाभिकीय रिएक्टर स्थापित करना पड़ता है, तब जा कर के हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऊर्जाएँ ऐसी हैं जो कि हमें बिना सन के प्राप्त नहीं हो सकती, और वे बहुत हमारे लिए आवश्यक भी हैं। जैसे जल बहता हुआ, या जैसे बहती हुई पवन, हवा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक स्थिर पड़ा हुआ पत्थर कोई कार्य नहीं कर सकता, परंतु खिड़की की ओर फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है। इसी प्रकार से पृथ्वी तल पर रखी कोई भी वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती, परंतु उसी वस्तु को कुछ ऊंचाई से छोड़ देने पर वह कील को भूमि में गाड़ सकती है, अर्थात कार्य कर सकती है। तो हाथ में पकड़ा कोई तीर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन परंतु कमान से खींचकर छोड़ा गया तीर लक्ष्य को भेद सकता है। इसी प्रकार यदि चाबी वाले किसी खिलौने, जैसे कार में चाबी भरकर उसे फर्श पर रख दें तो कार फर्श पर गति करने लगती है। तो इन सब ये जो सब घटनाएं बताई जा रही हैं, इनका क्या मतलब है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ वस्तुओं में उनकी गति अथवा स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उनमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। तो हमने उनमें एनर्जी फील की हुई है, जिसकी वजह से वो गति कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे तीर का एग्जाम्पल लिया है, अगर तीर को कमान पर ना लगाएं तो तीर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो तीर को कमान पर लगाना क्या क्या है? उसको एनर्जी, एक तरीके से एनर्जी दी जा रही है उसको, एक उसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित की जा रही है, जो कि गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे चाबी, खिलौने में चाबी वाला एग्जाम्पल है, तो खिलौने में चाबी भरी जा रही है, अर्थात वो भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो रही है, जो कि बाद में चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में।
गतिज ऊर्जा में। तो कुछ वस्तु में उनकी गति अथवा स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उनमें कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब प्रश्न एक उठता है कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह कार्य कैसे करती है। जब कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है, तब पहली वस्तु की ऊर्जा का कुछ भाग दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। दूसरी वस्तु ऊर्जा ग्रहण कर गति कर सकती है। तो स्पष्ट है कि पहली वस्तु में ऊर्जा के कारण कार्य करने की क्षमता है। जो पहले वाली वस्तु है उसमें उसे क्या मिला जो वो कार्य कर रही है, ये बताओ। उसको एनर्जी मिली। जब उसको एनर्जी मिली तभी तो उसने वर्क किया। तो यानी कि वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है, जो कार्य करने की जो क्षमता है, वो किससे आती है? वो एनर्जी से आती है। तो जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो कार्य कैसे हो पाएगा। अब इंसान है, मानव है, रोज़ डेली भोजन खाता है तभी तो कार्य कर पाता है। अगर भोजन ही नहीं खाएगा तो कार्य कहाँ से करेगा। वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा, कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ की यही बात है। कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर किसी चीज़ को एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे इंजन है, इंजन तब तक नहीं चलेगा जब तक उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं डाला जाएगा। जब उसमें पेट्रोल या डीजल डाल दिया जाएगा तो वो चल जाएगा। तो उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो ऊर्जा की माप, मेजर ऑफ एनर्जी। देखो, जब कोई वस्तु अपनी ऊर्जा व्यय करके कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा व्यय होने के कारण घटती जाती है, क्योंकि वो खर्च हो रही है अब। और अंततः ऐसी स्थिति आ जाती है जब वस्तु और कार्य नहीं कर पाती। इस स्थिति में हम कहते हैं कि वस्तु में और ऊर्जा नहीं है, अब उसमें जो क्षमता है उसकी ख़त्म होगी। इस स्थिति को शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं। जब क्षमता खत्म हो जाती है जिसको बोलते हैं शून्य ऊर्जा अवस्था। अतः किसी वस्तु की ऊर्जा की माप उस कार्य से की जाती है जो वह कार्य शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक कर सकती है। इस स्थिति के बाद वस्तु के डैमेज होने का खतरा हो जाता है, अर्थात वो फिर कार्य नहीं कर पाएगी। ठीक है बच्चों, ऊर्जा का मात्रक यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।